हेलो फ्रेंड्स एंड प्यारे स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा वैक्सीन के टाइप। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन के अंदर क्या क्या चीजें मिक्स की जाती है ताकि वैक्सीन की पोटेंसी, वैक्सीन की ताकत बरकरार रहे। एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे ओपन वाइल पॉलिसी, मतलब समटाइम्स हम वैक्सीन का रीयूज कर सकते हैं, तो रीयूज करने का क्या तरीका है वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो प्रीवियस क्लास में हमने वैक्सीन के टाइप पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन के कुछ कंपोनेंट। वैक्सीन को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ चीजें इसके अंदर मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल दें, अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम कई चीजें मिक्स करते हैं ताकि लंबे समय तक उसका यूज कर सके। तो वैसे ही वैक्सीन को कंटामिनेट, खराब होने से बचाने के लिए हम कई चीजें मिक्सअप की जाती हैं। उसमें से जो पहला टर्म्स है वो है एडजुवेंट। एडजुवेंट मतलब ऐसे एलिमेंट या तत्व को हम मिक्स करते हैं वैक्सीन के अंदर जिससे वैक्सीन हो वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव हो सके। एडजुवेंट का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट हम मिक्सअप करते हैं वैक्सीन के अंदर जिससे वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बना सके, या सिंपल लैंग्वेज में कहें वैक्सीन की ताकत को बरकरार रखने के लिए, पोटेंसी को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, एडजुवेंट मिक्सअप करते हैं वैक्सीन के साथ के अंदर जिससे उसकी ताकत या पोटेंसी बरकरार रहे। कई सारे एडजुवेंट यूज करते हैं, पर सबसे ज्यादा जो एडजुवेंट यूज होता है वैक्सीन के अंदर वो होता है एल्यूमिनियम एलिमेंट। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यूज होने वाला एडजुवेंट, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यूज होने वाला। वैसे देखा जाए तो इस धरती की जो बाहरी सतह जो होती है उस पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सिलिकॉन, और तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। तो उसी एल्यूमिनियम को हम एडजुवेंट के अंदर यूज करते हैं वैक्सीन की पोटेंसी को बरकरार रखने के लिए। एल्यूमिनियम फॉस्फेट हम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोराइड हम यूज कर सकते हैं, हाइड्रोक्साइड हम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट हम यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के एल्यूमिनियम के घटक हम यूज करते हैं वैक्सीन की पोटेंसी को बरकरार रखने के लिए। तो पहला तत्व हो गया वैक्सीन के अंदर स्टेबिलिटी करने के लिए अपन हम यूज करते हैं एडजुवेंट, वैक्सीन की ताकत बरकरार रखने के लिए। सेकेंड एलिमेंट की हम बात करते हैं, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि एडजुवेंट क्या होता है, स्टेबलाइजर क्या होता है, प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं स्टेबिलाईजर। स्टेबलाइजर नाम से पता चलता है स्टेबिलिटी, वैक्सीन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। स्टेबिलिटी, वैक्सीन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं स्टेबलाइजर हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि वैक्सीन को हम कोल्ड चेन में स्टोरेज करते हैं, पर जहां पे कोल्ड चेन के अंदर कुछ डाउटनेस हो जाए तो उसमें वैक्सीन खराब नहीं हो, तो वैक्सीन इफेक्टिव रहे, उसके लिए हम ये यूज करते हैं स्टेबलाइजर। जैसे पहले हम यूज कर देते हैं, पावर कम ज्यादा हो जाता तो हम टीवी पे, फ्रिज पे या फिर माइक्रोवेव पे हम क्या करते थे, स्टेबलाइजर, ताकि पावर मेंटेन रहे। तो वैसे ही वैक्सीन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम कई तरह के स्टेबलाइजर यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट हम यूज कर सकते हैं स्टेबलाइजर। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड होता है वो ओपीवी के अंदर, मैग्नीशियम सल्फेट मिडल्स के अंदर हम यूज कर सकते हैं। ओपीवी और मिडल्स के अंदर मैग्नीशियम एज ए स्टेबलाइजर के रूप में हम यूज करते हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट भी हो गया। फर्स्ट पॉइंट था एडजुवेंट, सेकेंड पॉइंट था स्टेबलाइजर। थर्ड पॉइंट को हम डिस्कस करें वो है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव नाम तो आपने काफी टाइम पहले भी सुन रखा होगा, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स मतलब वैक्सीन के अंदर ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वैक्सीन के अंदर अदर बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ न हो। जैसे वैक्सीन हम किसी दूसरे पर्पज के लिए बना रहे हैं, पर उसमें अदर बैक्टीरिया या फंगाई ग्रोथ न करे, इन्फेक्शन या वैक्सीन को कंटामिनेट होने से बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। कई सारे हम प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम दे प्रिजर्वेटिव के, थायोमर्जल प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। देन हमें फिनॉल के रूप में प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं।
फॉर्मेल्डिहाइड भी समटाइम्स यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। तो ये 3 घटक होते हैं वैक्सीन के, 3 कंपोनेंट हम कह सकते हैं। एडजुवेंट एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यूज होता है, स्टेबलाइजर मैग्नीशियम यूज करते हैं। फिर हमने तीसरी बात की प्रिजर्वेटिव, वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए, अदर बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ से रोकने के लिए अपन प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, वैक्सीन के कंपोनेंट हमने डिस्कस कर लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि रिसेंटली कई एग्जाम में पूछा जाता है कि ओपन वाइल पॉलिसी। समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमने ओपीवी वैक्सीन खोल दी है तो हमारे मन में डाउट होता है कि हम इसको रीयूज कब कर सकते हैं, कितने दिन तक कर सकते हैं, या फिर हमने बीसीजी वैक्सीन ओपन कर ली, क्या हम इसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई थी, ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी का एक तो ये फायदा है कि वैक्सीन होती है वो खराब नहीं हो, दूसरी है कॉस्ट इफेक्टिव, ऐसे नहीं कि ओपीवी एक बार यूज कर ली फिर हम फेंक दे और उसका यूज कर सके नहीं कर सके। उसके लिए ओपन वाइल पॉलिसी 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बनाई थी। ओपन वाइल पॉलिसीज कुछ वैक्सीन के लिए अप्लाई होता है, लाइक ओपीवी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डीपीटी वैक्सीन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, पेंटावेलेंट वैक्सीन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन उसके लिए भी हम ओपन वाइल पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ सर्टेन वैक्सीन के लिए ओपन वाइल पॉलिसी हम अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वैक्सीन होती है जिनके लिए हम ओपन वाइल पॉलिसी यूज नहीं कर सकते, तो इन वैक्सीन के लिए यूज कर सकते हैं। और कुछ वैक्सीन है स्पेशली मीजल्स, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड बीसीजी, मीजल्स, जापानीज एन्सेफेलाइटिस और बीसीजी, इनके लिए हम ओपन वाइल पॉलिसी यूज नहीं कर सकते। वी कैनॉट यूज ओपन वाइल पॉलिसी फॉर फॉलोइंग वैक्सीनेशन लाइक मीजल्स, जापानीज एन्सेफेलाइटिस एंड बीसीजी, इनके लिए हम यूज नहीं कर सकते। अब ओपन वाइल पॉलिसी के यूज करने के तरीके क्या है, गाइडलाइन क्या है, तो हमने कहा कि ओपन वाइल पॉलिसीज होती है वो हम ओपन वैक्सीन को 4 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं, 4 वीक्स तक, यानी 28 दिन तक हम रीयूज कर सकते हैं डीपीटी, ओपीवी या फिर पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन या टीटी या हेपेटाइटिस बी को 4 सप्ताह तक यूज कर सकते हैं। ओपन वाइल पॉलिसी की एक और खासियत है कि मानो आज आपने वैक्सीनेशन कर दिया, उसके बाद में जो वैक्सीन बचती है रिमेनिंग, उसको हम अलग से कंटेनर के अंदर डाल के अपन आइस या फिर अपने कोल्ड चेन सिस्टम के अंदर रखा जाता है। सभी वैक्सीन के साथ उसमें मिक्सअप नहीं करते, अलग से उनको रखा जाता है। तीसरा पॉइंट, ओपन वाइल पॉलिसी का एक और रूल होता है कि वैक्सीन जब भी हम ओपन करते हैं उस पर हम टाइम एंड डेट लिख देते हैं। यदि टाइम और डेट नहीं लिखा हमने तो हम इस वैक्सीन को रीयूज नहीं कर सकते, तो टाइम एंड डेट मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल हर वैक्सीन पर, जैसे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भी, वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटर कोल्ड चेन के लिए हम यूज करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन के लिए। यदि ओपन वाइल पॉलिसी वाली जो वैक्सीन है उस पे वीवीएम यदि खराब हो चुका है, वीवीएम इंडिकेटर पता चल चुका है कि वैक्सीन खराब हो चुकी है, तब हम ओपन वाइल पॉलिसी उसके लिए यूज नहीं करेंगे। यदि वीवीएम सही है, टाइम डेट लगाया हुआ है, 28 दिन तक हम उसको रीयूज कर सकते हैं एंड वैक्सीन को हम अलग से प्रिजर्व करके रखते हैं ओपन वाइल पॉलिसीज के अंदर। कुछ वैक्सीन जैसे हमने कहा कि मीजल्स, बीसीजी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, उनको हम ओपन वाइल पॉलिसी में यूज नहीं करते हैं। यूजली उनको 4 घंटे के अंदर यूज करना चाहिए, विदिन 4 आवर्स। उसके बाद में उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। यदि मानो हमने उसको डिस्कार्ड नहीं किया तो क्या कहता है, जो एएनएम या जो पेरिफेरल हेल्थ वर्कर है 48 घंटे तक उसको प्रिजर्व करके रखेंगे और उस पर मार्क लगा देंगे कि डू नॉट यूज, रीयूज ना करें। 4 घंटे में डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मानो डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 48 घंटे तक हम उसको रख के उसके बाद में जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है वो खत्म होता है, यूजली 1 से 2 दिन चलता है, उसके बाद में उनको डिस्कार्ड कर देंगे। इम्यूनाइजेशन सेशन के साथ इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। पर मीजल्स, जापानी एन्सेफेलाइटिस, बीसीजी क्योंकि ये डाइल्यूटेड होती है, इनको डाइल्यूट करना पड़ता है, इसलिए इनके लिए ओपन वाइल पॉलिसी हम यूज नहीं कर सकते। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ओपन वाइल पॉलिसी क्या होती है। 2 चीजें हमने डिस्कस की, वैक्सीन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, घटक
एंड ओपन वाइल पॉलिसी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं वैक्सीन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। वैक्सीन की कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मनाही, कि किस किस कंडीशन में हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। स्पेशली लाइव वैक्सीनेशन से रिलेटेड हमें ज्यादा डाउट होता है कि कौन किस कंडीशन में लाइव वैक्सीनेशन यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में लाइव वैक्सीनेशन यूज नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में किल्ड वैक्सीन तो दे सकते हैं बट लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, केवल येलो फीवर को छोड़कर। येलो फीवर भी उन लेडीज में देते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी अर्ली प्रेगनेंसी में यदि ट्रेवलिंग करी हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, अदरवाइज वो भी हम वैक्सीनेशन एडवाइस नहीं करते। तो प्रेगनेंसी में लाइव वैक्सीनेशन मनाही होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एक तो प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते हैं स्पेशली लाइव वैक्सीनेशन। दूसरा हम बात करते हैं HIV। किसी पर्सन को HIV है तो हम वैक्सीनेशन स्पेशली लाइव वैक्सीनेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते। यदि HIV एसिम्प्टोमेटिक है, एसिम्प्टोमेटिक मतलब HIV के भी क्लिनिकल फीचर्स मौजूद नहीं है, विंडो पीरियड में है यदि पर्सन, तब हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं, लाइव वैक्सीनेशन मना नहीं है। पर जैसे ही HIV सिम्टोमेटिक हो जाए या फिर HIV की स्टेजेस आगे बढ़ने लग जाए तब हम लाइव वैक्सीनेशन नहीं दे सकते हैं HIV पेशेंट के अंदर। केवल कुछ वैक्सीनेशन एडवाइज कर सकते हैं, लाइक वेरिसेला वैक्सीनेशन है या फिर MMR वैक्सीनेशन एडवाइज कर सकते हैं पर यूजली देते नहीं है। पर वेरिसेला यानी जो चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन है या MMR वैक्सीनेशन सिम्टोमेटिक में हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते लाइव वैक्सीनेशन। तो एसिम्टोमेटिक हो यूज कर सकते हैं, देन सिम्टोमेटिक हो तो लाइव वैक्सीन नहीं देंगे, MMR या वेरिसेला जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन आती है उसको छोड़कर। तो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, HIV के सिम्टोमेटिक कंडीशन में नहीं दे सकते। तीसरी कंडीशन हम बात करें वैक्सीन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, यदि प्री टर्म बेबी है और स्पेशली वेट 2 किलोग्राम से कम है, बर्थ वेट, उनके समय बर्थ के समय हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन हम नहीं देंगे क्योंकि बॉडी इतनी मैच्योर नहीं होती उसको रिएक्ट करने के लिए, इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन प्री टर्म स्पेशली बर्थ वेट 2 किलोग्राम से कम है उस कंडीशन में हम नहीं दे सकते प्री टर्म बेबी के अंदर हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन। यदि बच्चे को फीवर आ रहा हो, फीवर मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर आ रहा हो बच्चे को, उस कंडीशन में टाइफॉइड की वैक्सीनेशन हम नहीं देंगे। ना तो लाइव वैक्सीनेशन दे सकते हैं ना ही किल्ड वैक्सीनेशन हम टाइफॉइड की देंगे यदि बच्चे को फीवर की कंडीशन मौजूद हो। तो फीवर में हम टाइफॉइड वैक्सीनेशन हम नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि कोई पर्सन या बच्चा इम्यूनोथेरेपी पर हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस पे, या फिर कीमोथेरेपी पे हो, या रेडिएशन थेरेपी पे हो, या फिर स्टीरोइड ले रहा हो, कोर्टिकोस्टेरॉइड, उस कंडीशन में भी हम लाइव वैक्सीनेशन नहीं देंगे। इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी, स्टीरोइड की कंडीशन में भी हम लाइव वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं देंगे बंदे को या बच्चे को। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के, यदि बच्चे को अपर रेस्पिरेटरी या एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर बच्चे को डायरिया है, तो हम वैक्सीनेशन दे सकते हैं, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। अपर या फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या डायरिया की कंडीशन है, उस कंडीशन में वैक्सीनेशन दे सकते हैं, उसको मना करने का कोई रीजन हमारे पास में नहीं है, हम दे सकते हैं वैक्सीनेशन इजीली। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन या मनाही की हम बात करते हैं, यदि बच्चा 1 साल से छोटा है, एज 1 साल से कम है, तो उनमें येलो फीवर एंड मेनिंजोकोकल वैक्सीनेशन यूजली एडवाइज नहीं करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
येलो फीवर और मेनिंजोकोकल वैक्सीनेशन 1 साल से छोटे बच्चों में नहीं देते हैं। आजकल कुछ न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन आने लगी कॉन्जुगेट वाली, वो समटाइम्स यूज करते हैं, पर स्पेशली पर्टिकुलर मेनिंजोकोकल या येलो फीवर वैक्सीनेशन 1 साल से छोटे बच्चे में हम नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात करते हैं। यदि बच्चे में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लाइक सीजर वगैरह आ रहे हैं या कोई सेरिब्रल पाल्सी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वो अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एंड अनकंट्रोल्ड है, उस कंडीशन में हम पर्टुसिस वैक्सीनेशन नहीं देंगे। पर्टुसिस वैक्सीनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि पर्टुसिस वैक्सीनेशन का एक साइड इफेक्ट ही है न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। इसलिए ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और अनकंट्रोल्ड कंडीशन है, तो हम पर्टुसिस वैक्सीनेशन बच्चों को एडवाइज्ड नहीं करेंगे। बट यदि कंट्रोल्ड है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो हम पर्टुसिस दे सकते हैं। वैसे डेवलप्ड कंट्री में पर्टुसिस होता है 2 से 3 साल से ज्यादा बच्चों में नहीं देते हैं। जिनकी एज 2 या 3 साल से ज्यादा हो जाए वहां पे पर्टुसिस वैक्सीनेशन एडवाइज नहीं करते हैं, पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्टुसिस वैक्सीनेशन 5 साल तक के बच्चों को भी डीपीटी के साथ में दे सकते हैं, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 2 से 3 साल से ज्यादा वाली एज में नहीं देते हैं पर्टुसिस वैक्सीनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किल्ड वैक्सीनेशन तभी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जब पहली डोज में या पहली बार वैक्सीनेशन करते हैं और बच्चों में कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाए या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाए, उस कंडीशन में हम किल्ड वैक्सीनेशन है बच्चों के अंदर एडवाइस नहीं करते हैं। तो ये हमें वैक्सीनेशन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ ली हमने वैक्सीनेशन के। तो हमने देखा जाए वैक्सीनेशन के टाइप देखे, वैक्सीनेशन के कंपोनेंट देखे। आज की क्लास में हमने वैक्सीनेशन के कंपोनेंट देखे, वैक्सीनेशन की हमने कुछ ओपन वाइल पॉलिसी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने पढ़े वैक्सीन के कुछ इंपोर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन कि किस कंडीशन में वैक्सीनेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ। एंड इससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेरी है, इससे रिलेटेड आपको कुछ और जानकारी चाहिए वैक्सीनेशन से रिलेटेड, तो हमें कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।